आज पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास में भी आपने इसमें पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन करें या इंडक्शन करें। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेट, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एक करंट कैरिंग वायर। या तो करंट कैरिंग वायर हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन होगा वहां पे भी, या फिर कोई मैग्नेट। तो मैग्नेट से या करंट कैरिंग वायर से प्रोडक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और उस मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से हम प्रोडक्शन करेंगे किसका? करंट का। तो अब आम जिंदगी में अगर हम देखें कि क्या उदाहरण है इस चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है जनरेटर। जो जनरेटर हमारे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर जो हैं, ये जनरेटर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन करें। जब घर में बिजली नहीं आती तो हम क्या स्टार्ट करते हैं? जनरेटर। जनरेटर क्या कर रहे हैं? करंट बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होगा? तो वहां पे उसके अंदर का जो फिनोमिना है, दैट फिनोमिना डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से हम क्या बना रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं। ये कंसेप्ट है जनरेटर का। तो जनरेटर का या इस कंसेप्ट का निर्माण सबसे पहले किया था फैराडे। काफी पहले फैराडे के दिमाग में कुछ आया कि यहाँ ऐसे ऐसे करके हम इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण कर सकें। उससे पहले इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास थी सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये बड़ी बड़ी सेल थी, बड़े बड़े पोर्ट होते थे, जाट मिट्टी के घड़े, उनके अंदर ऐसे ऐसे ये परत लगा दी, वो कर दी, वो अभी छोटी छोटी सेल है ना, ड्राई सेल। ये तो मॉडर्न फॉर्म है इसका, लेकिन पहले बहुत बड़ी बड़ी सेल होती, तब उनका जाके कुछ पोटेंशियल होता है इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन करने दी। तो ड्राई सेल केवल एक ऐसा हमारे पास जरिया था करंट बनाने का, और कोई जरिया नहीं था। जरिया नहीं था, सबसे पहले अभी कंसेप्ट लेकर आया जनरेटर वाला कंसेप्ट हमारे पे, ये लेकर आया फैराडे। तो फैराडे ने एक छोटा सा मॉडल बनाया था। जैसी सोचो, पहले तो मॉडल छोटा ही हो, एक छोटा सा मॉडल एक बना के लेके गया जनरेटर का साइंटिस्ट की सभा में। कहा कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये जनरेटर है, और ये तो जो है ऐसे करेंगे, घुमावेंगे, ये मैग्नेट की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने करंट भी कम ही था, बहुत कम करंट था। तो उन्होंने कहा इसका यूज क्या है भाई, हमारे पास तो सेल है, बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दी इससे, तो इसका क्या यूज है आगे चल के, हमारा क्या यूज होगा इसका, या किस मतलब का है? तो उसने कहा कि इसका सेम वही यूज है जो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड का, और एक बच्चा जो बहुत छोटा है, अभी जन्म लिया, उसका क्या यूज है? तो यूज नहीं, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अब तो है यूज, अब तो कुछ करेगा वो। तो वही बात वो समझा रहा था। उसने कहा बस मॉडल है ये केवल एक छोटा सा मॉडल है, अगर इस पर हम काम करेंगे, इससे हम बिजली बनावे, तो इसका तो बहुत बड़ा यूज है। ये बात किसने कही? फैराडे ने। और आगे चल के अब तुम्हें पता ही है कि वही जनरेटर है, उसी जनरेटर से हम एरो जनरेटर, हवा से बिजली बना रहे, सेम कंसेप्ट जनरेटर फैराडे का। वाटर, फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। एरो जनरेटर, हवा से बिजली बनाना, हवा से, पानी से बिजली बनाना, बहुत सारे तरीके से हम बिजली बना रहे, कोयले से बिजली बना रहे, थर्मल पावर प्लांट है वहां पर। ठीक है, तो बहुत सारे, सब जगह क्या है? जनरेटर, जनरेटर से बिजली बनाई जा रही है सब जगह। ये कंसेप्ट किसने आया? सबसे पहले फैराडे। तो फैराडे इस चैप्टर का क्या है, बिल्कुल मेन व्यक्ति होगा जिसने इस पूरे चैप्टर का निर्माण करा एक तरीके से। ठीक है, और भी कुछ साइंटिस्ट हैं, वे भी सामने आते रहेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब साफ है कि मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से करंट का प्रोडक्शन, करंट बनाना, मैग्नेटिक फील्ड से करंट का प्रोडक्शन करना। कैसे होगा, क्यों होगा, वो समझेंगे। ठीक, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो लेते हैं। तो कंसेप्ट हमारे पास है, देखो ये ना, ये क्या है, एक तरह की ये ड्राई सेल है। ये ड्राई सेल है, इस तरह की होती थी, परत परत परत, बहुत सारी परत होती थी, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत इसमें से वोल्टेज बनेगा। ठीक, तो देखो एक कोइल कंसीडर कर लो कि ये सपोज की क्या है, कोई कोइल। अब इस
इलेक्ट्रिक कोईल है ये ना, कॉपर की तार का कोई एक लूप है। अब इस लूप की मैं नेचर बताता हूँ, कहानी समझो ध्यान से। ये लूप ऐसा है, ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसे कितनी भी दे दो, लेकिन अगर इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या करोगे, चेंज करोगे। अगर इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम करोगे या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाओगे किसी भी तरीके से। अच्छा, इस लूप के अंदर से कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे चैप्टर 1 में से देखा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है कि इस पर्टिकुलर सरफेस में से कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो यहाँ पे इस सरफेस में से, इस कोइल के अंदर से कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। कोइल का नेचर ऐसा है कि ये किसी भी तरह के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है। ये नहीं चाहती कि इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो, चेंज हो। अगर कोई चेंज करोगे आप, किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज करोगे, तो ये कोइल उसका अपोज करेगी। बस इसी एक कंसेप्ट से यहां पे आता है करंट का प्रोडक्शन। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक मैग्नेट इसके पास लेकर आ रहा हूं, यहां पे इस तरफ है नॉर्थ और इस तरफ है साउथ। तो नॉर्थ में से लाइंस निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत सारी लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है। अगर मैं ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक लाता हूं, तो ये लाइंस इसके अंदर क्या करेंगी, बढ़ेंगी। अब ये कोइल क्या चाहोगी कि ये इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए क्या करे भाई, इसके पास हाथ पैर थोड़ी है कि इसे धकेल देगी, नहीं आना नहीं है, तो क्या करेगी, तो ये भी अपने अंदर क्या प्रोडक्शन करेगी, नॉर्थ का। अब एक नॉर्थ नजदीक आ रहा है, उसका अपोज करना, तो कोई भी कोई इस नॉर्थ का अपोज कैसे, कोई भी चीज इसका अपोज कैसे करेगी, एक और नॉर्थ बना के। तो ये अपने अंदर भी क्या बना लेगी, एक नॉर्थ। अगर ये पास आ रहा होगा, ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा होगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। अब बढ़ेंगी क्योंकि नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो ये अपने अंदर किसका निर्माण कर लेगी, नॉर्थ पोल का निर्माण कर लेगी। अब ये कोइल है, बताओ बेटे, इसे अपने अंदर नॉर्थ पोल का निर्माण करना, एन का, नॉर्थ पोल का। तो कोई भी कोइल नॉर्थ या साउथ पोल कब बना पाओगी, जब उसके अंदर करंट हो। तो इसके अंदर करंट नॉर्थ बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो एरो पे ध्यान दो, ये वाया करंट इस तरफ, ये इस तरफ, तो कैसा करंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही नॉर्थ पोल इसके नजदीक लेगा आओगे लूप के, एकदम से इसमें क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। अब जब नॉर्थ पोल दूर लेके जाओगे, तो अब ये लाइंस घटेंगी, और ये इस घटने का भी क्या करेगी, अब ये चाहेगी कि ये डिक्रीज ना हो। डिक्रीज ना हो तो इसे क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ को रिपेल किया, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। तो अगर ये दूर जा रहा होगा तो इसे अट्रैक्ट करेगी। अब अट्रैक्ट करेगी तो नॉर्थ ना बना के क्या बना लेगी फिर, और नॉर्थ को साउथ ही अट्रैक्ट करेगा, फिर साउथ बना लेगी। साउथ यानी कि क्लॉकवाइज करंट। तो बस इस मैग्नेट को आप इसके पास लेके जाओगे, फिर इससे दूर लेके जाओगे, उसी प्रक्रिया में एक बार इसमें क्लॉकवाइज करंट बनेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और इसी कोइल पर आप एक बल्ब लगा दो, वो बल्ब फिर उस करंट से जलेगा। तो आपने बस मैग्नेट की सहायता से किसका प्रोडक्शन कर लिया, करंट। अब जनरेटर में देखो क्या हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि मुझे करंट बनाना, जनरेटर में लेकर आया, मतलब घर पे ये कोइल बनाई, अब एक मैग्नेट है, घर के सारे सदस्य लगा दिए, चलो वे मैग्नेट को आगे लेके चलो, फिर इसे आप पीछे लेके चलो, करंट चल रहा है, ऐसा तो नहीं करने की। अब वो जो वर्क, मैकेनिकल वर्क जो होना है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराने के लिए जो मैकेनिकल वर्क है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं उस जनरेटर के पीछे, ट्रॉली। और ट्रॉली में क्या डालना पड़े, तेल, और तेल डालेंगे ट्रॉली चलेगी, ट्रॉली चलेगी तो मैकेनिकल वर्क होगा। वो मैकेनिकल वर्क जो इसे मूव कराने के लिए, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए इसके अंदर जो रिक्वायर्ड वर्क है, वो वर्क एक्चुअली में ट्रॉली करेगी, ठीक है। तो अगर हम ट्रॉली ना लगाएं, केवल हमारे पास जनरेटर हो और मैकेनिकली हम इसमें करंट बनाना चाह रहे हो, तो आप अपने हाथ से भी मैग्नेट को पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ, तो उसमें करंट आ जाए। तो ये कंसेप्ट हमारा इसी कंसेप्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं, यही करंट का प्रोडक्शन, इंडक्शन जो है, ये सारी चीजें चल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस में से कितनी सारी, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। तो ये कोई सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
ये इसका एरिया है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा डिग्री का। मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर जो है डी ए, डी ए मतलब छोटा सा एरिया, वहां पे हम क्या मानते थे, डी एस, यहां मान लो डी ए, तो वही एक ही बात है। तो डी ए मतलब जो छोटा सा एरिया, उसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। तो इस छोटे से एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा ठीक चैप्टर 1 की तरह। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई, छोटा सा जो फ्लक्स था, ई डी एस कोस थीटा। उसी प्रकार यहां पर जो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, बी, और ds की जगह dA और cos थीटा। तो थीटा इज ए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं दोनों तरफ का, तो ये हमारा हो जाएगा कि फाई बी इज इक्वल टू बी, dA का क्या हो जाएगा, a और cos थीटा। समझ आई बात। अगर मैं कहूं कि ये जो कोइल हमारी है इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स, तो हर एक टर्न में उतना फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और करंट भी तो हर एक टर्न में ही प्रोडक्शन होगा। तो ये जो फ्लक्स है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर मैं n टर्न्स इसके बढ़ाऊं, तो जो टोटल फ्लक्स होगा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, NPA cos। चैप्टर 1 से रिलेटेड है वो आप समझो बस। चैप्टर 1 में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था भाई हमारा क्या था, ES cos थीटा, और इसमें E की जगह क्या आ गया, B, और S की जगह आ गया A, cos थीटा इज द सेम टर्म, तो BA cos थीटा। n नंबर ऑफ टर्न्स यहां होंगे तो NBA cos थीटा। हाँ, इंटीग्रेशन किसका करोगे, देखो D के बाद क्या है, एरिया, तो केवल D के बाद जो होगा उसकी रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, यहाँ तो कोई एरिया का मतलब ही नहीं, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, बी भी बाहर हो जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, ए। जैसे उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो ऐसे ही था, ई डी एस कोस थीटा में, तो आपने डिफरेंस दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो किसका किया था, बस डी एस का। कोस थीटा तो सेम ही था, वो बाहर आ गया जो भी एंगल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का। नेक्स्ट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी सहायता से, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से जिस करंट का हम जनरेशन करते हैं, करंट या ईएमएफ। देखो करंट कब होगा, जब वोल्टेज हो, बिना वोल्टेज के तो करंट होगा ही नहीं ना, तो पहले प्रोडक्शन किसका होगा, वोल्टेज का, या उसे क्या कह सकते हैं, वोल्टेज को हम ईएमएफ। तो ईएमएफ या करंट एक ही बात है, पहले वोल्टेज आएगी फिर करंट। उस वायर के अंदर, उस कोइल के अंदर मैंने बताया नॉर्थ पोल बना, करंट आया एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट मतलब प्रोडक्शन करंट का होगा कब, सबसे पहले उसमें क्या प्रोडक्शन होगा, ईएमएफ का। वोल्टेज आएगा पहले उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, तब जाके करंट बनेगा। तो पहले ईएमएफ होगा, या ईएमएफ होगा तो फिर करंट भी होगा। तो जनरेशन ऑफ करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसे समझने के लिए कुछ तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए फैराडे और हेनरी के द्वारा। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कैसे, सबसे पहले करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट, जैसा हमने अभी लिया था एग्जांपल कि हमारे पास क्या है, कोई कोइल है और उस कोइल के अंदर करंट प्रोडक्शन करना है, किसकी सहायता से, मैग्नेट की सहायता से। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल जो है उसके पास लेके जा रहा हूं, तो नॉर्थ पोल पास लेके गई, इसके अंदर क्या हुआ, फ्लक्स का इंक्रीमेंट हुआ, फ्लक्स का इंक्रीमेंट हुआ तो इसमें करंट आया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा इसमें करंट आया, तो ऐसा करते हैं, इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। अगर गैल्वेनोमीटर की जो ये नीडल है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन आया तो इसमें करंट है, नहीं डिफ्लेक्शन आया तो करंट नहीं है, तो बस गैल्वेनोमीटर के इससे ही पता चल जाएगा। तो अगर इसकी सुई इधर गई, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में करंट है, फिर सुई दूसरी तरफ गई, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसी से पता चल जाएगा। तो फिर जब ये नॉर्थ पोल इधर गया तो सपोज इसमें डिफ्लेक्शन इस साइड आया, फिर दूसरी बार जब इस नॉर्थ पोल को हम दूर लेके गए, इससे, इस कोइल से जब इसे दूर लेके गए,
तो इसमें अब जो करंट आया वो दूसरी तरफ आया, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। तो अब ये सुई इस तरफ चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि नोड दूर जा रहा, तो दूर जाएगा तो इसमें कैसा करंट बनेगा, क्लॉकवाइज साउथ साउथ पोल बनेगा, और यहाँ पे जब नजदीक आ रहा होगा तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। तो सेम ये इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला ठीक है, आप मैग्नेट को नजदीक लेके जाओगे, दूर लेके जाओगे तो कोयले में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ठीक। अच्छा, और कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट की सहायता से करंट का इंडक्शन। करंट की सहायता से कैसे, अब सपोज कि यहां एक आयरन की रोड है, अब इस आयरन की रोड पे हमने यहां पे लिए कोयल, ठीक है, इस कोयल में लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, ताकि हमें करंट के बारे में पता चले करंट आया कि नहीं आया। इधर एक और कोयल है, और यहां पे लगा रखी है एक बैटरी, तो इसमें करंट होगा, इस कोयल में क्या होगा, करंट। कोयल में करंट है तो कोयल में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। जब इस कोयल को हम इसके नजदीक लेकर आएंगे तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, लाइंस इंक्रीज होंगी, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी। जब इस करंट कैरिंग कोयल को हम इससे दूर करेंगे तब भी इसमें डिफ्लेक्शन शो होगी। तो इसमें है कि जरूरी नहीं है मैग्नेट ही हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक सोलिनोइड भी ले लूं, ये मैंने क्या बनाई है, एक सोलिनोइड, और सोलिनोइड भी किस तरह एक्ट करती है, जैसे कि एक बार मैग्नेट हो, इसके पास भी एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ साउथ होगा, ठीक है। वैसे ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है कुछ इस तरीके से। तो ये जब नजदीक आ रही होगी तब भी डिफ्लेक्शन होगा, जब दूर जा रही होगी तब भी डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, ये है कि करंट से ही करंट का इंडक्शन करना। फिर है करंट इंडक्शन बाय चेंजिंग करंट, करंट को चेंज करके इंडक्शन करना। देखो अब यहाँ करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर रही, करंट क्या है, सेम है। अब करंट सेम है, करंट उतना ही है, लेकिन हम इसको कोयल को नजदीक लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि मुझे करंट को ना, इस करंट कैरिंग कोयल को यहीं रखना है, ना दूर लेके जाना है ना नजदीक, बस ऐसी, और इसमें इंडक्शन आना चाहिए, तब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक कोयल है और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया। मैं चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर के में क्या हो, डिफ्लेक्शन हो, और जबकि मैं इस कोयल को यहां से हिलाऊं भी ना, मैं इस कोयल को यहां से हिला नहीं रहा, बिल्कुल यही है कोयल, और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाए, फिर क्या करें, तो आप क्या करोगे, यहां पर क्या लगाओगे, एक स्विच। अब अगर ऐसे रखोगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो स्विच लगाया, करंट है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप स्विच जब ऑन करोगे, उस टाइम पे जब स्विच ऑन करोगे तो इसमें करंट जाएगा 0 से मैक्सिमम, इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी 0 से मैक्सिमम, और वैसा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब वो 0 से मैक्सिमम हो रही होगी तो इसके बीच में यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जितना ज्यादा इस कोयल में करंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना ही इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो गैल्वेनोमीटर ने करंट शो किया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन एक क्षण के लिए। जैसे ही बस तब उसके लिए जैसे ही आपने करंट स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन दिखाया, फिर 0 हो गया। फिर जब स्विच ऑफ करोगे तब भी करंट क्या होगा, मैक्सिमम से 0 पर जाएगा, तो फिर इसमें फ्लक्स घटेगा, इसमें घटेगा, इसमें भी घटेगा। जब इसमें घटेगा तो भी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, फिर ऑन करो, फिर ऑफ करो, तो यहां पे भी डिफ्लेक्शन लगातार चलता रहेगा, एक बार डिफ्लेक्शन इस तरफ, एक बार इस तरफ, क्योंकि जैसे स्विच ऑन करोगे तो करंट 0 से मैक्सिमम, फिर जब ऑफ करोगे तो मैक्सिमम से 0। इसका करंट आप चेंज करोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग कोइल का, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। आई की वैल्यू जैसी जितनी बढ़ती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ता रहेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। बात समझ आई। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने हर बार हर एक एक्सपेरिमेंट में केवल यही चीज देखी कि अगर इस कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी तरीके से चेंज होता है तो इसके अंदर करंट आ जाए तुरंत, ठीक है। और वैसा क्यों हो रहा है, ये बात थोड़ी सी हमें हेनरी ने समझाई अपने एक लॉ के साथ में। तो हेनरी ने हमें क्या कहा, लेंज ने, सॉरी किसने बताया हमें, लेंज ने एक लॉ के द्वारा बताया कि भाई ऐसा क्यों होगा। तो लेंज कहता है
लेंज कहते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि इसके अंदर करंट होगा, लेकिन ये जो हमने देखा था किस डायरेक्शन में होगा उसका इसका हमें बताया लेंज ने। तो लेंज ये कहता है कि इस कोइल का जो नेचर है ना, देखो अगर मैं और भी साधारण रूप से समझाऊं, बिल्कुल एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो देखो कोइल का नेचर ऐसा है, अगर ये मैग्नेट इस कोइल के नजदीक जाती है तो ये कोइल चाहेगी कि नजदीक ना आए, और ये दूर जाती है तो चाहेगी दूर भी ना जाए। पॉइंट सेम है, किसी भी प्रकार की हलचल पसंद नहीं करती, ठीक है, ना दूर जाना ना नजदीक आना, ऐसा कुछ मतलब नेचर है। अब देखो क्या होगा, अगर ये नजदीक आ रही है नॉर्थ पोल इसके, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और ये इसका क्या करती है, इंक्रीजिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करती है, अपोज। तो ये चाहेगी भाई, ये चाहेगी कि ना बढ़े लाइन, ये इसके अंदर इंक्रीज ना हो, चेंज ना हो। चेंज ना हो तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए अपने अंदर क्या बना लेगी, ये नॉर्थ पोल, ये कोइल अपने अंदर नॉर्थ पोल का प्रोडक्शन करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि इसके अंदर करंट आ जाएगा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यही बात बस हमें कौन समझा रहा है, ले प्रोडक्शन कुछ ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, ठीक है, अपोज करेगी तो नॉर्थ है तो नॉर्थ बना लेगी, दूर लेके जाओगे तो फिर चेंज होगा, लाइंस कम होंगी। अब कम का अपोज करेगी तो फिर इसे अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी तो अपने अंदर साउथ बना लेगी, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज देखो, एक लो होता है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो लो क्या कह रहा है, देखो अब एक मैग्नेट है, मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूं, ये कोइल चाह रही है कि नजदीक ना आए, ये नॉर्थ बना रही है, रिपल कर रही है ये, लेकिन मैं वर्क कर रहा हूं फिर भी इसे नजदीक लेके जा रहा हूं। अब वो रिपेल कर रही है फिर भी मैं नजदीक लेके जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, वर्क, और वर्क तो एनर्जी का फॉर्म है, और जो इस ब्रह्मांड में हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। तो वो जो मैं वर्क कर रहा हूं, वो वर्क कहां स्टोर हो रहा है, इस करंट के रूप, वही वर्क इस करंट के रूप में स्टोर हो रहा है। ये चीज कह रही है लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने वर्क किया वो कहां गया, तो वर्क इसके अंदर इस करंट के रूप में, करंट एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो, जो वर्क कर। अब फिर मैं इसे दूर लेके जा रहा हूं नॉर्थ पोल को, अब वो खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, फिर भी जा रहा हूं मैं दूर लेके, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर वो खींच रही है और वो खींच गई ऐसे चली गई तो वर्क तो जीरो होगा, तो कोई प्रोडक्शन इंडक्शन कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो अट्रैक्ट कर रही है, मैं दूर लेके जा रहा हूं फिर भी तो वर्क कर रहा हूं, वर्क इसके अंदर कैसे स्टोर हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। और इसी प्रकार शो करता है कि ये जो कंसेप्ट है, दैट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका जो लो है वो इस जगह भी वैलिड है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो ये लेंज क्या कहता है, फिर कहता है अकॉर्डिंग टू लेंज द पोलरिटी ऑफ इंड्यूज ईएमएफ, जो पोलरिटी होगी, देखो इसके अंदर करंट आया, ईएमएफ आया, वो कैसे, इसके अंदर एक पोलरिटी आई ना, नॉर्थ या साउथ, इधर नॉर्थ आया, नॉर्थ दूर लेके जा रहा हूं तो साउथ आ रहा है, तो ये क्या है, इसकी पोलरिटी है। ये कह रहा है जो ईएमएफ जो है, जो इंड्यूज हुआ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूज हुआ, उसका जो पोलरिटी है, नॉर्थ या साउथ जो पोलरिटी है, वो कुछ कुछ इस प्रकार होगा, इज सच that it oppose the change of magnetic flux responsible for its production, कि ये जो पोलरिटी है ये कुछ इस प्रकार आएगी ताकि ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का क्या कर सके, अपोज कर सके। ये कहता है लेंज कहता है कि जो पोलरिटी होगी, पोलरिटी जो होगी हमारी कोइल की, नॉर्थ या साउथ, वो कुछ इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार होगी कि वो अपने अंदर से जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसका अपोज करते हैं। बात समझ आ गई, तो ये लेंस। नेक्स्ट, अब आते हैं फैराडे के लॉज में। तो फैराडे बस एक ही बात कहता है नॉर्मली तो, कि अगर किसी कोइल के अंदर से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराओगे तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाए। किसी भी कोइल के अंदर से आप, किसी भी कोइल के अंदर से, कोई भी कोइल है, आप उसके अंदर से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कराओगे, चेंज कराओगे, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर से चेंज कराओगे, तो उस कोइल के अंदर क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। फैराडे कहता है कि जैसे ही आप उसके अंदर से कोई फ्लक्स चेंज हुआ, उसके अंदर एकदम से क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। फिर कहता है कि वो जो फ्लक्स का चेंज आपने कराया, वो जितनी ज्यादा स्पीड से कराओगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज मतलब वही है, स्पीड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, इसके अंदर ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा, वो बिजली करंट भी फिर उतना ही ज्यादा।
पहली बात कि अगर आपने फ्लक्स चेंज कराया कोइल के अंदर से तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। दूसरी बात कि जितनी स्पीड से आप फ्लक्स चेंज कराओगे, यानी कि इस मैग्नेट को जितनी ज्यादा नजदीक और दूर नजदीक स्पीड से आप लेके जाओगे, जितनी स्पीड से आप फ्लक्स चेंज कराओगे, ईएमएफ उतना ही ज्यादा हो, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ आए? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा, ईएमएफ यानी कि स्मॉल ई से दर्शाएंगे इसमें हम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कहेंगे? डी फाई बी मीन्स फाई टू माइनस फाई वन। तो ये चेंज हो गया, चेंज हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैं कहूं तो डिवाइड बाई डी टी टाइम, तो इसे कहेंगे डी फाई बी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहां पे लगा हुआ है कि नेगेटिव साइन। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये यहां पे क्या दर्शा रहा है बताओ? कि जो ईएमएफ होगा, हाँ, अपोज करेगा। जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा वो एक्चुअली में इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये जो यहाँ चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका ये ईएमएफ क्या कर रहा है? अपोज। तो अपोज कर रहा है तो बीच में क्या आ गया? माइनस साइन, है ना। कह रहा है इसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल चलेगा, लेकिन इसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो नेगेटिव साइन शोज दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड opposes the change of magnetic flux। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसका क्या करेगा? चेंज करेगा। तो अब इसको मैं देखूं E इक्वस टू, यहाँ पे इससे आगे की E इक्वस टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगेगा? कांस्टेंट के, तो माइनस के डी फाई बी बाई डी टी। के की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, के 1 है। तो ईएमएफ हमारा कितना आ गया? ईएमएफ इक्वस टू आ गया माइनस डी फाई बी अपॉन, ये फॉर्मूला होगा इसका, E इक्वस टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो ये हमारे फैराडे के लॉ से ये फॉर्मूला निकल कर आया, और ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर की जान है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे सारी चीजें हम धीरे धीरे निकल लें। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब तुम्हें बताइए फ्लेमिंग्स के दो रूल थे, एक लेफ्ट हैंड का और एक राइट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है। राइट हैंड रूल होता है कि करंट का प्रोडक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये पता करने के लिए। देखो हमने मोशन किया है, हमने एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से चलाया, मूव कराया। तो मूव कराओगे तो कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए इस तरह जा रहा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंडक्शन तो हुआ, हमने इधर देखा कि इंडक्शन हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा उसका पता करने के लिए हमारे पास क्या है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल सिंपल ये कहता है कि व्हेन वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे, कुछ इस प्रकार इन्हें परपेंडिकुलर रखते हैं राइट हैंड की फिंगर्स को, कुछ इस प्रकार कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करे, जो थंब है वो मोशन को पॉइंट करे, तब जिस डायरेक्शन में हमारी सेंटर फिंगर होगी वो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट। ठीक है। तो ये कहता है व्हेन वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू each other in such a way that first finger show the direction of magnetic field, thumb represents the direction of motion, then the direction in which our center finger is placed is the direction of induced current। देखो यहाँ पे करंट को हमने क्या कहा? इंड्यूस्ड करंट कहा। इंड्यूस्ड करंट मतलब बताओ, क्या ये जो मैग्नेट हम उसके पास ले जा रहे थे, दूर ले जा रहे थे, क्या इस मैग्नेट को हमने उससे टच कराया क्या? नहीं ना, दूर से दूर वो क्या हो रहा है? उसमें करंट बन रहा है। अब किसी चीज को बिना टच किए हुए कोई चीज उसके अंदर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंडक्शन, है ना। तो वही ये करंट वहां पे क्या हो रहा है? करंट का इंडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग विदाउट टचिंग, दैट इज इंडक्शन। ठीक है। तो इंडक्शन वही है, इंडक्शन नहीं है, घर में इंडक्शन नहीं होते क्या?
तो जो इंडक्शन है उसमें क्या है, आप कोई वो उसमें कुछ भी रखोगे, वाटर रख दिया कोई भी कंटेनर के अंदर, तो क्या वहां पे हीट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है उसके? नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज क्या हो रही है वहां पे, वो गर्म हो रही है, तो बिना कॉन्टेक्ट के हो रही है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इंडक्शन, इंडक्शन हीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, टू टू फाइंड द टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखो इसमें सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस का क्या मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वे इस प्लेन के अंदर से जा रही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है प्लेन के अंदर से, ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन, प्लेन के अंदर से जा रही है। अब ये एक वायर है और ये वायर इस प्रकार नीचे की तरफ गिर रहा है, मोशन कैसा हो रहा है वायर में, नीचे की तरफ, करंट नहीं है इसमें, ये बस मोशन हो रहा है इसमें, तो वेलोसिटी ऊपर से नीचे ऐसे गिर रहा है वायर और लाइन से अंदर की तरफ है। अब इसमें करंट किस तरफ आएगा, इस तरफ कि इस तरफ, तो वो पता करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ, तो फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ पॉइंट कर दो, फिर मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो इस थंब को नीचे कर दो ऐसे। ठीक है, तो थंब हमने नीचे कर दिया, तो जो हमारी सेंटर फिंगर है वो किधर आई, इस तरफ, ये डायरेक्शन, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये टू दैट डायरेक्शन। क्लियर है, तो यही हमें बताता है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब वही है जो अभी हमने देखा कि मोशन की वजह से कोई कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन करने की वजह से उसके अंदर जो ईएमएफ होगा उसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो अब देखो मोशनल ईएमएफ में हम एक कंसेप्ट लेते हैं कि हमने क्या लिया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी हैं, इनवर्ड टू द प्लेन। ये हमारा क्या है, एक लूप है, किस चीज का, कॉपर का, मतलब सिंपल सा है, कॉपर का एक तार है लंबा सा, उसे कुछ ऐसे मोड़ लिया हमने कुछ इस तरीके। ठीक है, ये कॉपर का वायर है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक, अब एक इसके ऊपर एक हुक बना है, मूवेबल हुक, कुछ इस प्रकार, एक ऐसा दूसरा वायर, ये सेकंड वायर है दूसरे अलग तरीके का, है ना, ये रेजिस्टेंस वायर है हमारा, ये है रेजिस्टेंस वायर, इसका रेजिस्टेंस होगा, ये कॉपर का नहीं है, रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, इजीली मूव करेगा बिना फ्रिक्शन के, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि इसके ऊपर इजीली बिना फ्रिक्शन के मूव कर सकता है। सपोज कि हम इस वायर को, इसे लूप का नाम दे दो, लूप का नाम है सपोज ए बी सी और डी। ठीक, अब इसकी ये है लेंथ, ये यहां से यहां तक हमने इसे मान लिया, चलो ये मान लो, ये इसकी क्या हुई, लेंथ, और ये इसकी हुई ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ है उसे हमने मान लिया कितना है भाई, एक्स, एक्स ये दूरी है और ये कितनी है, एल। तो ये हम यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी इधर की तरफ है, मोशन इधर करा, और ये इतना चला, थोड़ा सा चला, कितना चला ये, dx, dx दूरी चला dt टाइम में इधर की तरफ, v वेलोसिटी से। ठीक है, तो जब मोशन होगा, आप देखो बेटे, जब इस वायर का इधर की तरफ मोशन हो रहा है, तो इस लूप के अंदर, ये जो लूप है हमारा ABCD जो लूप है, इस लूप का कोई ना कोई एरिया होगा, कितना एरिया होगा इसका, L इंटू एक्स, ये एरिया है इस लूप का। ठीक है, L इंटू एक्स का एरिया है, तो जब इस वायर को आप इधर लेके जाओगे तो लूप का जो एरिया है वो क्या होगा, कम होगा। अब लूप का एरिया कम होगा तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होगा या बढ़ेगा या घटेगा, बताओ क्या होगा। आपकी पहले लूप था ABCD, इसके अंदर से मान लो 100 लाइंस पास हो रही होंगी, आप इस वायर को इधर से इधर ले आई, लूप छोटा हो गया, अब लाइंस इसके अंदर से क्या होगी, कम की ज्यादा, कम होगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, कम हो गया। किसी भी लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कम होती हैं तो क्या होगा, उसके अंदर से करंट का इंडक्शन होगा, उसमें करंट आ जाएगा, उसमें ईएमएफ आ जाएगा। यही बात फैराडे कहता है। तो जैसे ही हम इस वायर को ऐसे लेके जाते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ईएमएफ। हाँ, ऐसे ना लेके जाओ, आप उधर लेके जाओगे तो भी इसमें क्या आ जाएगा,
ईएमएफ, क्योंकि वहां पर लाइंस बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, यही है ना। तो वो ईएमएफ कितना होगा वही हमें पता करना है। ईएमएफ दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन, किसकी वजह से आया, ये मोशन की वजह से, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से जो ईएमएफ आ रहा है। मोशन किसका, इस वायर का, एक वायर है जो इन लाइंस को क्रॉस करते हुए इधर की तरफ मोशन कर रहा है, या सपोज इस साइड मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब एक बार कंसीडर करके लिख दें कि कंसीडर थ्री वायर्स CD, CB and BA which are resistanceless. The fourth wire DA is a resistance wire having resistance R, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, ये जो रेजिस्टेंस वायर हमने लिया DA, उसका रेजिस्टेंस कितना, R, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अब फैराडे लॉ के हिसाब से बताओ ईएमएफ हमारा कितना था, माइनस d∅b अपॉन dt, ठीक, d∅b बाई dt। अब अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू रखूं phi b की, तो बताओ इस लूप के अंदर कितना फ्लक्स है, इस लूप के अंदर फ्लक्स, किसी भी लूप के अंदर से फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बी ए कोस थीटा। तो मैं यहां पे क्या रख दूं, फाई बी की जगह, तो मुझे पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था वो कि बी ए कोस थीटा। अच्छा, एरिया ऑफ लूप कितना है, इस एरिया लूप का एरिया कितना है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी, एरिया कितना है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ एल है और ब्रेथ हमने एक्स मान ली, और इंटू में क्या आ गया, कोस थीटा। मुझे बताओ जब ये वायर इधर की तरफ हम लेकर आ रही होंगे v वेलोसिटी से, तो एल एक्स बी इन सब में से, कोस थीटा इन सब में से क्या चेंज होगा, क्या कोस थीटा चेंज होगा, कोस थीटा किसके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियसली थीटा कितना होगा हमारा 180 डिग्री। वो तो चेंज नहीं हो रहा, आप इसे इधर लेके आओ यहां लेके आओ, वो चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा कितना है 180 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे है वो तो सेम ही है ना, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ क्योंकि लूप का जो एरिया था वो कम हो गया, तो एरिया कम हुआ और एरिया में भी लेंथ कम नहीं हुआ, कम क्या हो रही है बार बार, एक्स कम होगा इसका, ये लेंथ एक्स घटती जाएगी, ठीक है। तो इस डी के अंदर क्या रहेगा फिर डिफरेंशिएट करने के लिए, एक्स ही रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, कोस थीटा भी कांस्टेंट है, ये सारे टर्म्स कहां आ जाएंगे बाहर, तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस बी एल कोस, और एंगल कितना है 180 डिग्री, और यहां बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो मुझे बताओ अब कोस 180 की वैल्यू कितनी, ये होगी -1 और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया हमारा बी एल, और डी एक्स बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होती है वेलोसिटी, तो वी तो वेलोसिटी है ही, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, E इक्वल्स टू बी एल वी। सो मोशनल EMF दैट मीन्स वी हैव ए वायर ऑफ आर रेजिस्टेंस हैविंग लेंथ, ये वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर है, लेंथ कितनी है एल है, अगर ये बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली उसको लाइंस को काटता हुआ ऐसे वी वेलोसिटी से जा रहा हो, तो उसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा BLV। फिर समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनको परपेंडिकुलरली काटते हुए अगर कोई L लेंथ का वायर R रेजिस्टेंस रखते हुए ऐसे गुजर रहा होगा, तो उसके अंदर V वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो उसके अंदर जो EMF प्रोड्यूस होगा वो होगा BL। अच्छा, EMF से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है,
वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो इसमें क्या है देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया इसका, जो इसका इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो आया ये कितना आया हमारा, BLV। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंड्यूस्ड करंट अगर मैं निकाल लूं, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, अब करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा आई, वो कितना होगा, E अपॉन R, और E हमारा कितना है, BLV और अपॉन R, ये इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब फिर समझो, अब वो वायर है, नीचे गिर रहा था लाइंस को काटते हुए, उसके अंदर ईएमएफ आ गया, करंट आ गया, तो एक करंट कैरिंग वायर अगेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब फोर्स कितना होगा, अब किसी भी करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है बताओ, करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजर रहा हो तो QEB sin थीटा है। अब इसी फॉर्मूले से हमने निकाला था कि करंट कैरिंग वायर है, लेंथ का रखा हो, I करंट हो उसमें, B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कितना, बिल साइन थीटा, कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा, बिल साइन थीटा। साइन थीटा जो थीटा एंगल है किस किस के बीच में होगा, I और B के बीच। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ था, वायर ऐसे रखा था, तो करंट ऐसा हो या ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री का, और साइन 90 कितना, 1। तो एक्चुअल अब मैं कहूं, अब मैं यहां पे कहूं कि फोर्स कितना होगा, फोर्स, तो फोर्स होगा F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, और थीटा यहां पे कितना है तुम्हारा, 90 डिग्री। तो फोर्स हमारा आ जाएगा B, I की वैल्यू ये आई हमारी, I की वैल्यू कितनी है, BLV अपॉन R, इंटू में L, इंटू L और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये हमारा फोर्स हमारा आ गया B² L² V अपॉन ये फोर्स। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक पावर निकाल लूं, तो पावर भी निकालनी हो, फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होगा V² अपॉन R, सिंपल है, बहुत सारे हैं, I² इंटू R, या V² अपॉन R, या V इंटू I, कोई भी लगा दो आप फॉर्मूला, सब में से आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूला क्या बताया बेटे, V² अपॉन R। अब यहाँ V तो है नहीं, वोल्टेज नहीं, क्या है, EMF, तो हम यहाँ कह सकते हैं पावर है E² अपॉन R। तो अब E का वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया, E का वैल्यू कितना निकला, BLV, तो BLV का स्क्वायर अपॉन R, तो पावर हमारी कितनी आ गई, B² L² V² अपॉन, इतना पावर उसके अंदर होगा। तो देखो जो वायर उस लाइंस को परपेंडिकुलरली काटते हुए नीचे आ रहा था, अब उसके अंदर जो EMF प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, BLV, जो उसमें करंट होगा वो कितना होगा, BLV अपॉन R, ठीक है। अब उसमें EMF भी होगा, करंट भी होगा। अब करंट है वायर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, फोर्स भी लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, पावर भी होगी इतनी पावर। ये सारी बात समझ आ गई। तो ये पूरा हमारा था फैराडे लॉ पे डिपेंड था, पूरा मोशनल EMF, उसका फॉर्मूला, सारी चीजें, ठीक है। और फिर बाकी सारा